दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कल बेल की अर्जी पर सुनवाई से पहले आज ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मनीष सिसोदिया के 2 दिनों में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ये एक्शन लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का एक ही मकसद है कि उन्हें हर हाल में अंदर रखा जाए। 26 फरवरी को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 6 मार्च को सिसोदिया को अदालत ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। कल जंतर मंतर पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन होगा। महिला आरक्षण को लेकर तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस ने रैली बुलाई है, जिसमें 17 पार्टियों के शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी। बीआरएस के नेता और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने रैली की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को अपने रवैये में सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि के कविता को ईडी ने 11 तारीख को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में गोवंश आयोग की स्थापना करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा देशी गोवंश पैदा करने के लिए रिसर्च की जाएगी। अहमदनगर में एक नया वेटरनरी मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना की तरह ही अब महाराष्ट्र में किसानों को हर साल 6,000 रूपये दिए जाएंगे। राज्य में किसान अब सिर्फ 1 रुपये में पीएम फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। चंडीगढ़ में बीजेपी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी ऑफिस की मुख्य सड़क से आगे नहीं बढ़ने दिया। जब भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, पुलिस वाटर कैनन से पानी की बौछार कर उन्हें खदेड़ती रही। बीजेपी ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। जेडीयू से बगावत कर पार्टी छोड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। उनके साथ 3 अलग अलग शिफ्ट में सीआरपीएफ के 11 कमांडोज मौजूद रहेंगे, जो आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों लगातार बिहार की यात्रा पर हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई और उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। पंजाब की जलंधर देहात पुलिस ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। राम रहीम पर गुरु रविदास जी और सदगुरु कबीर जी महाराज के बारे में यूट्यूब चैनल के वीडियो में गलत टिप्पणी करने का आरोप है। यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड की गई है, उसकी भी जांच हो रही है। राम रहीम रेप और हत्या मामले में सुनरिया जेल में सजा काट रहा है और फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। होली के बाद बाथरूम में नहाने गए दंपति की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि दंपति की मौत बाथरूम में लगे गैस गीजर की वजह से हुई। पुलिस के अनुसार दोनों पति पत्नी घंटों तक जब बाहर नहीं निकले तो बच्चों ने शोर मचाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ा और दोनों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। पति पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक का बुधवार देर रात दिल्ली में निधन हो गया। वो 66 साल के थे। सतीश कौशिक दिल्ली में होली के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उनकी होली पार्टी का वीडियो भी सामने आया है। अचानक मौत को देखते हुए उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दिल के धड़कन का रुकना बताया गया। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाया गया, जहां उनका आखिरी संस्कार होगा। सतीश कौशिक के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक जताया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनके खिलाफ लाहौर में हत्या और आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इमरान खान के खिलाफ केस लाहौर में रैली के दौरान उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प को लेकर दर्ज किया गया है। उधर क्वेटा की अदालत ने भड़काऊ बयान देने के मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस बीच मरियम नवाज ने इमरान खान पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। ये बात आपको पता ही होगी कि अंग्रेजों ने ही हमारे देश के लोगों को हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए केक काटना सिखाया। केक काटना जन्मदिन मनाने के लिए जरूरी है, ये सिखाया। और हमें क्रिसमस का त्योहार मनाना भी उन्होंने ही सिखाया। इसके अलावा डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से लेकर क्रिकेट खेलने तक सब कुछ हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों से सीखा है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। क्योंकि ये सारी संस्कृति और ये सारी सभ्यताएं अंग्रेजों की सॉफ्ट पावर थी और इस सॉफ्ट पावर का प्रचार प्रसार उन्होंने दुनिया भर में किया। इसलिए दुनिया भर के जो देश थे और उनके लोग थे, वो अंग्रेजों जैसा ही दिखना चाहते थे, अंग्रेजों जैसा ही बनना चाहते थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और वो ये कि इस बार पश्चिमी देशों पर भारत की संस्कृति का रंग चढ़ गया है।
और पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब होली का त्योहार दुनिया के बड़े बड़े देशों में मनाया गया और बड़े बड़े देशों के नेताओं ने इस मौके पर भारत की संस्कृति को ऐतिहासिक माना। और इस बात को आज आप कुछ तस्वीरों से समझिए। सबसे पहली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी की है, जिन्होंने कल गुजरात के राजभवन में होली का त्योहार मनाया और इस दौरान उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था। और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि वो असल में होली के मौके पर भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे। देखिए आप, इससे पहले आपने इस तरह की तस्वीरों की कल्पना नहीं की होगी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होली का त्योहार सेलिब्रेट करती हुई आपको नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली में स्थित आवास की हैं। यहां पर अमेरिकी दूतावास के लोग आए और उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ होली खेली, यहां पर डांस भी किया और जमकर होली मनाई। अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ट्वीट करके पूरी दुनिया को होली की शुभकामनाएं दी हैं। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक अमेरिका के राष्ट्रपति होली के मौके पर इस तरह से ट्वीट नहीं करते थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये लोग होली दिवाली दोनों के मौके पर इस तरह की शुभकामनाएं भेजते हैं। अमेरिका के अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी होली के मौके पर एक आधिकारिक बयान जारी किया और इसमें आखिर में उन्होंने हिंदी में लिखा है, होली है। देखिए, और इसी तरह इजराइल और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी होली का त्योहार मनाया। और ये सारी तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि अब क्रिसमस की ही तरह होली का त्योहार भी, दिवाली का त्योहार भी ग्लोबल बन चुका है और ये अब भारत की एक सॉफ्ट पावर बन चुका है, जिससे दुनिया के बहुत सारे देश धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। तो होली कैसे एक सॉफ्ट पावर बन गई? पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, कुछ वर्षों पहले तक इस तरह की तस्वीरों की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब पूरी दुनिया के लोग गर्व से होली मना रहे हैं। और हमारे वो सारे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं, जो एनआरआईज हैं, आज वो भी इन्हें देखकर, इन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होते होंगे। होली के बाद अब आप भारत की क्रिकेट वाली कूटनीति और क्रिकेट वाली सॉफ्ट पावर को देखिए। यह अब दूसरी सॉफ्ट पावर है। भारत में क्रिकेट का खेल अंग्रेज लेकर आए थे और जब हम अंग्रेजों के गुलाम रहे 200 वर्षों तक, तब अंग्रेजों ने ही हमें क्रिकेट खेलना सिखाया। लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद अब भारत इस खेल की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है और अब क्रिकेट भारत के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये अब हमारे देश की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, जिसकी एक झलक आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पूरी दुनिया ने देखी। आज से इस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच शुरू हुआ और बड़ी बात यह है कि इस टेस्ट मैच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी मैच की शुरुआत से पहले ही वहां पर मौजूद थे और दोनों नेताओं ने मैदान पर अपनी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और स्टेडियम में एक साथ बैठकर मैच भी देखा। यानी आज इस स्टेडियम में क्रिकेट टीम के कप्तान भी मौजूद थे और दोनों देशों के कप्तान भी मौजूद थे। और ये जो सेल्फी अभी आप देख रहे हैं, ये सेल्फी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है, जिसमें आप उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं। जैसे दो दोस्त, ऐसा लगता है जैसे दो दोस्त एक साथ मैच देखने के लिए आए हैं और दोनों अलग अलग टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्रिकेट टीम के कप्तान भी आज मैदान पर मौजूद थे और देशों के कप्तान भी, राजनीति के कप्तान, कूटनीति के कप्तान भी आज अपने अपनी टीम के कप्तानों के साथ मौजूद थे। हम आपको क्रिकेट वाली इस कूटनीति के बारे में आज विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का ये पावर प्ले देखिए, जिसमें आपको भारत की जबरदस्त बैटिंग दिखाई देगी। क्रिकेट डिप्लोमेसी या क्रिकेट वाली कूटनीति को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जिसमें दो देशों के बीच चर्चा कुछ इस तरह के टेबल पर होती है। देखिए,
पिछले लगभग 5 दशकों से भारत इस टेबल पर पाकिस्तान के साथ ही बैठकर बात करता था। ये देखिए, ये टेबल ऐसी है, हमने आपके लिए बनाई है। इसको आप समझिए कि ये क्रिकेट के बैट जैसे शेप की टेबल है और इसी को क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं। बीच में क्रिकेट है, क्रिकेट का बैट है और दोनों तरफ कूटनीति की दोनों देशों की टीमें बैठी हुई है। भारत के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का मतलब अब तक हुआ करता था कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तान से संवाद करना या फिर पाकिस्तान पर अपना दबाव बनाना। जब दोस्ती करनी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल लो और जब दोस्ती नहीं निभानी है, दुश्मनी करनी है, बातचीत बंद करनी है तो क्रिकेट खेलना बंद कर दो। तो क्रिकेट की जो डिप्लोमेसी है ये हमेशा हमने पाकिस्तान के साथ ही लागू की है और हम कभी भी पाकिस्तान से आगे क्रिकेट की इस ताकत को लेकर बढ़ नहीं पाए थे, सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रखा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्रिकेट का मैच देखने के लिए सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को ही हमेशा आमंत्रित किया और इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत में मैच देखने अक्सर आते थे। लेकिन यह कूटनीति भारत और पाकिस्तान के बीच ही ज्यादातर सीमित रही। लेकिन मोदी सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए इस टेबल पर अब दूसरे देशों को भी एक साथ बैठाने का फैसला किया और आज की ये तस्वीरें उसी नए इनिशिएटिव के बारे में आपको बताती है। आज ऐसा पहली बार हुआ जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्टेडियम में एक साथ बैठकर इस तरह कोई क्रिकेट मैच देखा और नोट करने वाली बात यह है कि दोनों देशों ने ऐसा करके अपनी दोस्ती के 75 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया। यानी अमृत काल जो है भारत की आजादी का ही नहीं है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों का भी ये अमृत काल है। अहमदाबाद के जिस स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मौजूद थे वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। यह आपके लिए भी एक गर्व करने वाली बात है क्योंकि आपके देश में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और इस स्टेडियम में 32 फुटबॉल स्टेडियम्स समा सकते हैं। इसके अलावा यह वही स्टेडियम है जिसमें वर्ष 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे और यहां एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सोचिए, एक समय था जब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, और पश्चिमी देशों के लोग और पत्रकार भारत में पावर्टी टूरिज्म के लिए आते थे, भारत की गरीबी देखने के लिए आते थे और भारत की गरीबी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज हम इन तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये पश्चिमी मीडिया, पश्चिम के लोग क्या दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की भव्य तस्वीरें खींचने के लिए और इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए भारत आएंगे? क्या दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीरें आपको पश्चिमी मीडिया के फ्रंट पेज पर कभी दिखाई देंगी? सॉफ्ट पावर का मतलब होता है एक ऐसी ताकत जिसमें लोगों को प्रभावित करने का बल होता है। यानी हर वो चीज किसी देश की सॉफ्ट पावर हो सकती है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। जैसे हॉलीवुड अमेरिका की सॉफ्ट पावर है जिसके जरिए अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी सुपर पावर वाली छवि को स्थापित किया, लोगों को बताया कि उसके पास हर मुश्किल और हर चुनौती से लड़ने का सामर्थ्य है और वो एक सुपर हीरो की तरह है। इसी तरह भारत के लिए उसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। योगा, आयुर्वेद, ये सब हमारी सॉफ्ट पावर है। लेकिन अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है और वो है क्रिकेट का खेल। और अब हम क्रिकेट के इस खेल में जो हमारी महाशक्ति है, अब इसका विस्तार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अब आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे होंगे? जो अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते होंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद। वहां के लोग आज अपनी सरकार से जरूर पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर क्या है। भारत को आज उन्होंने देखा, होली हमारी सॉफ्ट पावर बन गई, दिवाली हमारी सॉफ्ट पावर बन गई। दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत आकर होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, अपनी होली खेलते हुए तस्वीरें डाल रहे हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर है। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर क्या है? आज जब भारत अपने त्योहारों और संस्कृति को और क्रिकेट के खेल को एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तब पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? आज पाकिस्तान के लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे अपनी सरकार से। आज पाकिस्तान के लोगों को ये वीडियो अपनी सरकार को जरूर दिखाना चाहिए और पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता आज इन तस्वीरों को देखकर शर्मिंदा तो जरूर होंगे क्योंकि उन्होंने भी
अपनी आजादी का रास्ता उसी दिन शुरू किया था, सफर उसी दिन शुरू किया था जिस दिन हमने किया था। आज भारत कहां निकल गया और पाकिस्तान कितना पीछे छूट गया। ये बात सच है कि भारत की तरह पाकिस्तान में भी क्रिकेट को एक जुनून की तरह देखा जाता है और पाकिस्तान के पास हमेशा से एक बहुत ही शानदार और दमदार क्रिकेट टीम रही है और क्रिकेट के खिलाड़ी भी उनके जबरदस्त रहे हैं। और इनमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम भी आता है, जिन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने क्रिकेट खिलाड़ियों की इस ताकत को एक सुपर पावर में कभी नहीं बदल पाया। आज पाकिस्तान की पहचान क्रिकेट से नहीं होती, आतंकवाद से होती है। और आज अगर आतंकवाद का कोई वर्ल्ड कप होता तो इसमें पाकिस्तान की टीम बड़ी आसानी से जीत जाती। और इस बात को आप अमेरिका की इस नई रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। अमेरिका की एक नई रिपोर्ट आई है, 40 पन्नों की यह रिपोर्ट है। मैं आपको बताता हूं, उस रिपोर्ट को पढ़कर भी बताऊंगा। और इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल थ्रेट असेसमेंट ऑफ द यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी। यानी ये वो रिपोर्ट है जिसमें अमेरिका द्वारा हर साल बाहरी खतरों का आकलन किया जाता है और इस बार इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई गई है। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 2021 में एलओसी पर हुए सीज फायर समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों देश शांति कायम रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है कि वो भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करता है, उन्हें बढ़ावा देता है, इसलिए इसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच कश्मीर फिर से एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। और इसमें भी यह लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत बदल चुका है और अगर अब पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोई नई कोशिश करता है या कुछ भी ऐसा करता है जो भारत के हित में नहीं है तो भारत इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से दे सकता है। यह इसमें लिखा है, पढ़कर मैं आपको बताता हूं। यह लिखती है रिपोर्ट, इसमें लिखा है पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी India is more likely than in the past to respond with military force to perceived or real Pakistani provocations. तो इसमें हमारे लिए खुश होने की बात क्या है? हमारे लिए खुश होने की बात यह है कि अमेरिका एक हेडमास्टर की तरह हमारी तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि ये जो नया भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला जो नया भारत है, ये पुराने भारत से अलग है। और अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा काम किया जिससे भारत को कोई क्षति पहुंचती है तो इस बार भारत कोई भी सैन्य कार्रवाई करने की जो संभावना है भारत की, वो पहले से कहीं ज्यादा है। यानी भारत चुप नहीं बैठेगा, यह बात अमेरिका कह रहा है। अब आपको इस रिपोर्ट का दूसरा पक्ष बताते हैं। यहां तो बहुत अच्छी बात है, भारत के लोगों को भी ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि अमेरिका कह रहा है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है और भारत सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान पर कर सकता है। अब दूसरा पक्ष जानिए। दूसरा पक्ष यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई है। सच्चाई है कि अमेरिका कई दशकों से ऐसा ही कहता आ रहा है। हर बार अपनी हर वार्षिक रिपोर्ट में वो यही बताता है, इस रिपोर्ट में यही बताता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर तनाव बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कहकर वो हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है। यह रिपोर्ट वर्षों से दे रहा है यही कि भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ सकते हैं, कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका क्या करता है, वो देखता है कि दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस है, भारत बड़ी शक्ति है, पाकिस्तान छोटी शक्ति है, और फिर वो इस इम्बैलेंस को, असंतुलन को भरने के लिए पाकिस्तान की मदद करने लगता है। यानी जो पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, अमेरिका उसकी मदद करता है। उस पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका अपनी इस रिपोर्ट में यह दिखाता है कि भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हैं, दोनों के बीच युद्ध हो सकता है, और फिर वो इन दोनों देशों के बीच इस असंतुलन को मिटाने के लिए पाकिस्तान को कई तरह से मदद भेजता है। और इस मदद का एक ही मकसद है कि एशिया में खुद को स्थापित करना और पाकिस्तान को हथियार देकर इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को कायम रखना। यह अस्थिरता मिट ना जाए, भारत और पाकिस्तान में दोस्ती ना हो जाए, जिससे डर का माहौल बना रहे और हथियारों की मांग ऐसे ही
बनी रहे, क्योंकि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है। अगर ये दोनों देश लड़ते रहेंगे, तनाव बना रहेगा, तो ये हथियार कहां से खरीदेंगे? भारत भी अमेरिका से ही खरीदेगा और पाकिस्तान भी अमेरिका से ही खरीदेगा, और पाकिस्तान जैसे गरीब देशों को अमेरिका पहले कुछ सामान मुफ्त में दे देगा, फिर मुफ्त में उसकी आदत लगाएगा और बाद में पैसा लेगा। चीन भी ऐसा ही करता है और अमेरिका भी ऐसा ही करता है। आपको याद होगा, अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस के लिए 3600 करोड़ रुपए की मदद दी थी, और यह पैसा इतना ज्यादा था कि इससे पाकिस्तान मेंटेनेंस तो क्या, नए F-16 लड़ाकू विमान भी खरीद सकता है। और यहां बात सिर्फ इन लड़ाकू विमानों की नहीं है। वर्ष 2003 से लेकर 2018 के बीच 15 वर्षों में अमेरिका ने आतंकवाद रोकने के नाम पर पाकिस्तान को 33 बिलियन US डॉलर्स यानी 2,69,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है, यह सारा पैसा आतंकवाद को रोकने पर नहीं, आतंकवाद को बढ़ावा देने पर ही पाकिस्तान ने खर्च किया है। यह सारा पैसा भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान में घुसकर ही मारा था। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं या मदद लेते हैं। पाकिस्तान को आतंकवादियों का दूसरा घर कहा जाता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस समय 250 से ज्यादा ऐसे आतंकवादियों ने शरण ले रखी है, जिन्हें अलग अलग देशों ने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस बारे में कुछ नहीं जानता। अमेरिका की जांच एजेंसियों को सबकी खबर है। वर्ष 2018 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया था कि वो ये सारा पैसा आतंकवादियों पर खर्च कर रहा है। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने इस मदद पर लगाई गई रोक को हटा दिया। और अब जब अमेरिका ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब यह है कि इसी के नाम पर अब अमेरिका पाकिस्तान को और मदद दे पाएगा। और इसीलिए यह रिपोर्ट अमेरिका के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। हालांकि आज आप पाकिस्तान का भी झूठ देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनका देश तो खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है, और उसके पास इस बात के पूरे सबूत हैं, जिससे साबित होता है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यानी उल्टा आरोप पाकिस्तान ने भारत पर ही लगा दिया है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत और चीन भी परमाणु संपन्न देश हैं, और ये दोनों देश LAC पर यानी अपनी सीमा पर तनाव कम करने के लिए बातचीत कर भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सीमा पर दोनों देशों की तरफ से सैन्य तैनाती पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है, जिससे भारत और चीन के बीच भी तनाव ऐसे ही बना रहेगा, और यह तनाव बढ़ भी सकता है। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस तनाव से सबसे ज्यादा खतरा अमेरिका को है, और अमेरिका को भारत और चीन के बीच बातचीत में सहयोग करना चाहिए और हस्तक्षेप भी करना चाहिए। वो पढ़कर आपको बता देता हूं मैं। इसमें द एक्सपेंडेड मिलिट्री पोस्चर्स बाय बोथ इंडिया एंड चाइना अलोंग द डिस्प्यूटेड, देखिए यहां कह रहे हैं अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर एलिवेट द रिस्क ऑफ आर्म्ड कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स दैट माइट इन्वॉल्व डायरेक्ट थ्रेट्स टू US पर्सन्स एंड इंटरेस्ट्स एंड कॉल्स फॉर US इंटरवेंशन। साफ साफ अमेरिका कह रहा है कि इसमें अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर दोनों के बीच, भारत और चीन के बीच अगर कोई इस तरह का मामला आगे बढ़ता है, युद्ध होता है या कोई छोटा युद्ध भी होता है, तनाव और बढ़ता है, तो इसमें अमेरिका के हितों का भी नुकसान होता है। इसलिए अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, यह अमेरिका कह रहा है। तो अमेरिका ने इस रिपोर्ट में दो बातें बहुत साफ साफ कही हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ भी तनाव चलता रहेगा, कम होने वाला नहीं है, और अगर भारत को उकसाया गया तो वो सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान पर कर सकता है। और दूसरा, चीन के बारे में भी कहता है कि चीन के साथ भी भारत का तनाव कम होने वाला नहीं है, बल्कि सिर्फ बढ़ेगा, और अगर तनाव बढ़ता है तो अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यानी दोनों जगह अमेरिका सरपंच बनकर बैठ गया। लेकिन इसमें जो एक खतरे की बात नजर आती है, जो शायद दुनिया नहीं देख रही, वो ये है कि इस समय भारत, पाकिस्तान और चीन, तीन ऐसे देश जिनकी सीमाएं आपस में लगी हुई हैं, और तीनों के पास ही न्यूक्लियर हथियार है। तीन परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और ये तीन देश एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और इन तीनों देशों में पाकिस्तान और चीन एक टीम की तरह खेल रहे हैं और दूसरी तरफ भारत अकेला है, यानी पाकिस्तान और चीन एक साथ और भारत अकेला। और सोचिए, अगर यह स्थिति पैदा होती है कि भारत का तनाव पाकिस्तान से भी बढ़ता है और चीन से भी बढ़ता है, तो विश्व युद्ध होने की सबसे बड़ी संभावना पूरी दुनिया के इस क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा खतरा यहां है, जिसे शायद दुनिया के लोग, अमेरिका जैसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आज लोगों को यह समझना होगा कि यह कितना खतरनाक क्षेत्र बन चुका है, जहां एक नहीं तीन परमाणु संपन्न शक्तियां आपके पास बैठी हुई हैं। आपके अपने देश में परमाणु हथियार मौजूद हैं, पड़ोसी देश में पाकिस्तान में है और चीन में भी है। सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस दिन तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में जिस दिन आतंकवादियों ने सत्ता की चाबी अपनी जेब में ले ली, उस दिन ये सारे न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के पास आ जाएंगे। क्या हो सकता है कि सेना में भी कोई ऐसा सेनाध्यक्ष आ जाए जो कि इस तरह के युद्ध में विश्वास रखता हो और जो जिम्मेदारी के साथ इन न्यूक्लियर हथियारों के साथ पेश ना आए, तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका अपनी रिपोर्ट में परमाणु हमले की आशंका जताता है और ये बातें वो भारत और चीन के लिए भी लिखता है और भारत और पाकिस्तान के लिए भी लिखता है कि ये इनमें से कोई भी देश ऐसा है जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। सच क्या है जो अमेरिका किसी को बताता नहीं? सच ये है कि आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में एक ही बार परमाणु हमला हुआ है और ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था जब उसने वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। तो आज तक पूरी दुनिया में एक ही परमाणु हमला हुआ है और वो हमला किया है अमेरिका ने। और अमेरिका ये परमाणु हमला करने के बाद हमेशा दूसरे परमाणु संपन्न देशों पर यह शक जताता है कि कहीं ये परमाणु हमला ना कर दे, कहीं ये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना कर दे, और पूरी दुनिया के देशों को बताता है कि आप अपने परमाणु हथियारों में कटौती कीजिए। जबकि अमेरिका का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि एक ही हमला हुआ था और वो खुद अमेरिका ने किया था। लेकिन अमेरिका तो हेडमास्टर है और बाकी के जो देश हैं वो हेडमास्टर की क्लास में छोटे छोटे बच्चों की तरह हैं, जिन्हें अमेरिका सोचता है कि इनको अमेरिका अपने काबू में रखेगा। और इन सब बच्चों के ऊपर अमेरिका इस तरह की रिपोर्ट बनाता रहता है जिसमें वो बताता है कि उसकी क्लास में इस दुनिया में कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान है, कौन सा बच्चा शरीफ है और किससे क्या खतरा हो सकता है। आज आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा, जब पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद बांट रहा है, तब हमारा देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और अब इस सूची में एक और नई उपलब्धि शामिल हो गई है। आजादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने संयुक्त रूप से पार्टनरशिप में किसी नए सैटेलाइट को विकसित किया है। इस सैटेलाइट एक विमान के जरिए 8 मार्च को अमेरिका के कैलिफोर्निया से बेंगलुरु लाया गया है और उसकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। अब ये भारत पहुंच चुका है। नासा और इसरो के इस जॉइंट वेंचर को एक खास नाम दिया गया है और वो नाम है नाइसार। नाइसार का मतलब क्या है? NISAR, नाइसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसीलिए इसे नाइसार कहा गया है। एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका एक भाग नासा द्वारा विकसित किया गया है और एक भाग इसरो द्वारा विकसित किया गया है और यह भी पहली बार हुआ है। इससे पहले अगर नासा द्वारा किसी सैटेलाइट का निर्माण किया जाता था तो इसमें इसरो की जो भूमिका थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बहुत मामूली भूमिका होती थी और हम नासा के साथ जॉइंट वेंचर में ऐसे सैटेलाइट नहीं बना पाते थे। लेकिन इस बार हमारी पार्टनरशिप बराबरी की रही है और हमने 50-50 पार्टनरशिप में नासा के साथ यह सैटेलाइट बनाया है, जिसे अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक लैब में इंटीग्रेट किया गया और बाद में इसे कल ही बेंगलुरु लाया गया, जहां अब इसे अगले साल लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाएगा। अब इस सवाल पर आते हैं कि यह सैटेलाइट खास क्यों है। तो यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह को सबसे करीब से स्कैन कर सकता है और पृथ्वी की सतह में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव के बारे में भी पता लगा सकता है, यानी इसकी नजरों से कुछ भी छिप नहीं सकता।
और इसे 5 तरह की जानकारियां इकट्ठा करने के मकसद से इसका निर्माण हुआ है। पहला, ये पृथ्वी की सतह में होने वाले सभी परिवर्तन और इकोसिस्टम में होने वाले बदलावों की जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन को समझना आसान होगा। दूसरा, भूकंप और सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ये पहले से अलर्ट करेगा। तीसरा, इस सैटेलाइट से जो डेटा मिलेगा उसकी मदद से फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकेगी और मिट्टी में नमी का अध्ययन भी किया जा सकेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए भी डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे दुनिया में जंगलों की कटाई की निगरानी मुमकिन होगी। और पांचवी बात यह कि सैटेलाइट की मदद से यह भी पता चलेगा कि पृथ्वी पर मौजूद ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर में कैसे वृद्धि हो रही है और कार्बन स्टोरेज की इस समय दुनिया में क्या स्थिति है। यह दुनिया में इस तरह का पहला ऐसा सैटेलाइट है और इसे नासा और इसरो ने 50-50 की पार्टनरशिप में निर्माण किया है, जबकि एक जमाना ऐसा था जब पश्चिमी देशों में इसरो की ताकत को कम करके आंका जाता था और भारत अगर अमेरिका से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई सहयोग मांगता भी था तो अमेरिका हमेशा इनकार कर देता था। आपको याद होगा 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ये जानना चाहता था कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना कहां छिपकर बैठी है और तब हमने अमेरिका से कारगिल का जीपीएस सैटेलाइट डेटा शेयर करने के लिए कहा था कि हमें जीपीएस डेटा दे दीजिए कारगिल के ऊपर, लेकिन अमेरिका ने यह डेटा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज उसी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जॉइंट वेंचर में इसरो के साथ सैटेलाइट विकसित कर रही है और यह हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। They're not flying to Bangalore in the container, but this is the entire crew from the mechanical team that's going. It takes an Army to get us there. मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की अचानक हुई मृत्यु का आपके लिए विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस मृत्यु में आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। सतीश कौशिक अपनी मृत्यु से एक दिन पहले होली मना रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, दोस्तों के गले लग रहे थे और वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये उनका आखिरी दिन है, क्योंकि मृत्यु हमेशा बिना बताए आती है और बिल्कुल ठीक समय पर, बिना एक सेकंड भी लेट हुए आपके जीवन के दरवाजे पर डोर बेल बजा देती है। और सतीश कौशिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो ये नहीं जानते थे कि उनके जीवन के दरवाजे पर मृत्यु पहले से ही बैठी हुई है। वो सिर्फ इंतजार कर रही है और 24 घंटे के बाद निश्चित समय पर वो डोर बेल बजाएगी। सतीश कौशिक दरवाजा खोलेंगे और मृत्यु उन्हें ले जाएगी। सतीश कौशिक जितने शानदार अभिनेता थे उतने ही शानदार डायरेक्टर थे, लेखक थे, प्रोड्यूसर थे और सबसे बड़ी बात, बहुत ही शानदार कॉमेडियन थे। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को हंसाया है। 66 वर्ष के सतीश कौशिक अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में दिल्ली में थे और वो होली मनाने के लिए बुधवार को सुबह ही दिल्ली आए थे और होली मनाने के बाद दिल्ली में ही ठहरे हुए थे। आधी रात को उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ और उसके तुरंत बाद उन्हें गुरुग्राम के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने दम तोड़ दिया और शुरुआती जांच में पता चला कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। सतीश कौशिक ने 7 मार्च को मुंबई में भी होली मनाई थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर खुद शेयर की
और इन तस्वीरों में सतीश कौशिक बिल्कुल ठीक खुश नजर आ रहे हैं, जैसा कि होली पर कोई भी होगा। ये तस्वीरें उन्होंने 7 मार्च को रात करीब 11:30 बजे खुद ट्वीट की थी और इसके ठीक 24 घंटे के बाद सतीश कौशिक की मृत्यु हो गई। यहां देखिए, सतीश कौशिक नहीं जानते थे कि यह उनका आखिरी दिन है। जो इस कहानी को देखकर आज पूछने का मन करता है, देखिए ये उनका वीडियो है। दिल्ली आने से एक दिन पहले वो मुंबई में होली मनाने के लिए गए थे अपने दोस्तों के साथ। फोटो खिंचवा रहे हैं खड़े होकर। बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो अपने जीवन के आखिरी क्षणों में हैं, आखिरी पलों में हैं और आखिर के कुछ घंटे उनके इस समय चल रहे हैं। 8 मार्च को भी उन्होंने दिल्ली के पास गुरुग्राम में होली खेली और अपने करीबियों के साथ होली का जश्न जमकर मनाया और खूब नाचे। ये उनकी 8 मार्च की तस्वीर है, यानी कल की। पठान फिल्म का सुपरहिट गाना चल रहा है, सतीश कौशिक होली मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और किस बात की चिंता? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सिर्फ उन्हें एक ही बात नहीं पता थी कि यह उनका आखिरी दिन है। सोचिए, दिन में जो व्यक्ति होली खेल रहा था, त्योहारों पर लोगों से मिल रहा था, लोगों को रंग और गुलाल लगा रहा था, रात में अचानक उससे कार्डियक अरेस्ट हुआ और सुबह खबर मिलती है कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहा। इससे यह पता चलता है कि जिंदगी अनिश्चित है, अनिश्चितताओं से बिल्कुल भरी हुई है और ऐसा लगता है जैसे मृत्यु उनके घर के बाहर बैठी हुई है, किसी के भी घर के बाहर बैठी है। आप अपने जीवन में जो करना है वो करते रहिए, लेकिन मृत्यु को पता होता है, उसने तय करके रखा होता है कि उसे कितने बजे आपकी डोरबेल बजानी है और कितने बजकर कितने मिनट पर आपको अपने साथ ले जाना है। सतीश कौशिक 7 मार्च को आधी रात के करीब जब ये तस्वीरें ट्वीट कर रहे होंगे तो शायद ऐसे ही खुश होंगे जैसे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये रात उनकी जिंदगी में रंगों से भरी, जीवन से भरी आखिरी रात है, क्योंकि 8 मार्च की रात की सुबह उनकी जिंदगी में आई ही नहीं। जीवन एक ऐसा मंच है जिसमें किरदार को खुद नहीं पता होता कि उसका अगला दृश्य, अगला रोल या समझ लीजिए कि अगला सीन कौन सा होगा। अच्छे खासे हंसते खेलते इंसान के बारे में अचानक पता चलता है कि वो नहीं रहा। कह सकते हैं पूरी जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु और उसका वक्त हमेशा निश्चित होता है। और कोविड के 2 वर्षों ने हमें यह सिखाया कि हमें ऐसे जीना चाहिए जैसे हर दिन हमारा आखिरी दिन है। और कोविड के बाद से तो आप सब ने भी ये देखा होगा, पता ही नहीं चलता हमारे बीच में से कौन सा एक व्यक्ति, कौन सा हमारा एक दोस्त अचानक एक दिन निकल जाता है। हमारे पूरे ग्रुप में से एक व्यक्ति कम हो जाता है, हमारे परिवार से एक व्यक्ति कम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। सतीश कौशिक के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी जो उनकी आखिरी तस्वीरों में भी नजर आती है। वो खुद तो हंसमुख थे ही, उन्होंने अपने काम से भी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां बांटी हैं। आमतौर पर जब किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है तो हम उस खबर को इस बात से आंकते हैं कि वो नेता कितने बड़े पद पर था, कितने बड़े संवैधानिक पद पर था, उसके कितने समर्थक थे और उसके पास विधानसभा में या लोकसभा में कितनी सीटें थी। जब किसी उद्योगपति की मृत्यु होती है तो हम ये देखते हैं कि उसके पास कितना पैसा था, कितना धन था, उसकी कुल नेटवर्थ कितनी थी, पैसा कितना था। और जब किसी एक्टर की या गायक की मृत्यु होती है तो हम ये देखते हैं कि उसने कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं, कौन कौन से सुपरहिट गाने गाए हैं। लेकिन सोचिए, सतीश कौशिक की संपत्ति को आप पैसे और पद में कैसे तोलेंगे? सतीश कौशिक की असली पूंजी ये थी कि उन्होंने अपने जीवन में करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया। और आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी उनकी एक्टिंग और उनके डायलॉग्स और उनके रोल्स के जरिए जरूर मुस्कुराए होंगे, जरूर हंसे होंगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने आपको, आपके पुराने सारे जितने दुख दर्द थे, आपको भुला दिए होंगे। आपने अपने दुख भुलाकर थोड़ी देर के लिए सतीश कौशिक ने आपको जरूर हंसाया होगा। उन्होंने अपने अभिनय से लाखों करोड़ों लोगों का दुख दूर किया और जाते जाते भी लाखों लोगों की दुआएं लेकर गए हैं। हमारे जीवन में हमें दर्द तो मुफ्त में और बिना मांगे मिलता है, लेकिन जो खुशियां और मुस्कुराहट और जो हंसी है वो कभी आसानी से नहीं मिलती और हमें हंसाने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें दुख और दर्द देकर चले जाते हैं। और सतीश कौशिक जैसे लोग
जो हमारे कोई नहीं लगते, जिनसे हम कभी मिले भी नहीं, जो पराए हैं, जिनसे आप मिले तक नहीं, वो अचानक से आपके जीवन में आते हैं किसी भी जरिए और आपके चेहरे पर हंसी लौट आती है, मुस्कुराहट लौट आती है। इसलिए आज सतीश कौशिक की इस कहानी से आपके लिए सीखने का जो पॉइंट है वो ये है, हंसने का कोई भी मौका कभी मत छोड़िए, खुलकर हंसिए। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपको हंसाता है तो उसकी कद्र कीजिए। हंसी और नींद आज की दो दुर्लभ वस्तुएं हैं, दो दुर्लभ चीजें हैं जिन्हें पैसा भी नहीं खरीद सकता। वैसे पैसा क्या क्या नहीं खरीद सकता, उसकी सूची भी अब छोटी होती जा रही है। आज हमारा आपसे एक सवाल भी है, और सवाल यह है कि आप चाहेंगे कि आपको भी मृत्यु से एक दिन पहले बता दिया जाए, आपको पता चल जाए कि ये आपका आखिरी दिन है। क्योंकि कोविड हमें यही सिखाकर गया कि हर दिन ऐसे जियो जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। अंग्रेजी में इस विचार को योलो कहते हैं। योलो मतलब यू ओनली लिव वंस। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, इसलिए भरपूर तरीके से जिंदगी को जिएं। वैसे यह भी कहा जाता है कि मनुष्य को मृत्यु से नहीं बल्कि इस बात से डरना चाहिए कि उसने अभी तक जीना शुरू क्यों नहीं किया। क्योंकि जब मनुष्य मृत्यु के डर से जीना छोड़ देता है तो वो उसी दिन मर जाता है। और आज आपको जीवन के प्रति नजरिया भी बदलना चाहिए, और ये नजरिया आप इन पंक्तियों से समझ सकते हैं। पंक्तियां क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मौत एक बार मिलती है और जिंदगी हर रोज मिलती है। सतीश कौशिक की जिंदगी में भी यही बदलाव आया। एक रोज सुबह उन्हें जिंदगी नहीं मिली और उस दिन मौत आ गई, उस दिन मृत्यु आ गई। और जब भी हम आपको किसी की मृत्यु की खबर दिखाते हैं तो आपको एक बात जरूर बताने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु से हम सीख क्या सकते हैं। आप देखिए, सतीश कौशिक की इस कहानी में भी आज आप उन्हें सिर्फ उनकी मुस्कुराहट के लिए, जो उन्होंने आपके लिए काम किया उस काम के लिए, आपको कितना हंसाया, आपको कितनी शानदार फिल्में दी, आपको का कितना मनोरंजन किया, आप इसलिए याद करते हैं। और वो खाली हाथ गए हैं, ना अपना बंगला ले जा पाए, ना अपना बैंक बैलेंस ले जा पाए, ना अपनी गाड़ियां ले जा पाए, कोई भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा पाए। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए। मैं आपको मनीष सिसोदिया द्वारा लिखी गई एक नई चिट्ठी के बारे में बताना चाहता हूं। और ये जो चिट्ठी है ये उनकी पिछली चिट्ठी से भी कहीं ज्यादा इमोशनल है, और इस चिट्ठी में भी उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है। इस चिट्ठी के जरिए आज मनीष सिसोदिया ने फिर से विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया है, और आज 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, और वो इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां इससे पहले 7 मार्च को भी ईडी ने उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की थी, और आज एक बार फिर से उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में वो कहते हैं कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत बार ये सवाल मन में उठता रहा कि देश और राज्यों की सत्ता तक पहुंचे नेताओं ने देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल और कॉलेज का इंतजाम क्यों नहीं किया। एक बार अगर पूरे देश में पूरी राजनीति तन मन धन से शिक्षा के काम में जुट गई होती तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे से अच्छे स्कूल होते। और आगे चलकर सारी बात उन्होंने बच्चों और स्कूलों के बारे में लिखी है, और असल में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस समय जेल में बैठे हुए भी उन्हें सिर्फ बच्चों की याद आ रही है, स्कूलों की याद आ रही है, और सबसे पहले ही उन्होंने लिखा है दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि अगर वो शिक्षा मंत्री हैं और सिर्फ स्कूल और कॉलेजों की ही बात करते हैं, बच्चों की ही बात करते हैं, तो फिर शराब घोटाले में उनका नाम कैसे आ गया। शराब घोटाले में वो क्या कर रहे थे। वो लोगों को ये नहीं बताते कि वो एक्साइज मिनिस्टर भी थे। वो ये नहीं बताते कि शराब घोटाले में उनका नाम शिक्षा देते देते शराब की तरफ कैसे निकल गए, ये भी उन्हें बताना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए अब हमने एक कार्ड परमानेंटली बनवा लिया है। वो कार्ड है ये जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए। और अगर करीब से दिखा पाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस पर लिखा है विक्टिम कार्ड, यहां देखिए। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा है। जीवन मिलना
ये भाग्य पर निर्भर है। मृत्यु आना समय पर निर्भर है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में बने रहना ये आपके कर्मों पर निर्भर है।